विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के संबंध में। देखिए, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि वो अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, 35 वर्ष की कम से कम उसकी उम्र हो, और इसके बाद जो है लगभग अमेरिका में 14 वर्ष तक अमेरिका में उसने निवास किया हो। ये लगातार 14 वर्ष नहीं है, लेकिन उसने अपने जीवन के कुल 14 वर्ष अमेरिका में बिताए हो। ये 3 योग्यताएं उसके लिए निर्धारित की गई हैं। लेकिन व्यवहारिक स्थिति यह है कि अमेरिका में वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है जो कि सार्वजनिक जीवन में कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति होता है, जैसे वो कोई कांग्रेस का सदस्य रहा हो, वहाँ पर मंत्रिमंडल का कोई मंत्री रहा हो, राज्य का कोई गवर्नर रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, या जो है कोई प्रसिद्ध पत्रकार रहा हो। इस प्रकार के लोग ही वहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं। और विशेष रूप से जो घनी आबादी वाले राज्य हैं, उन राज्यों से राष्ट्रपति चुना जाता है व्यवहार में। दूसरा है वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 लाख डॉलर वार्षिक वेतन मिलता है। साथ ही साथ जो है 50,000 रुपये उसको सामान्य खर्च कोष के लिए दिए जाते हैं। ये राशि कर युक्त है, अर्थात इसके ऊपर राष्ट्रपति को टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा 1 लाख डॉलर जो है उसे अन्य खर्च उसको जो है 1 लाख डॉलर जो है वो अन्य खर्चों के लिए दिया जाता है। ये राशि जो है अधिकतम जो है कर से रहित है। इसके अलावा उसको कुछ यात्रा भत्ता दिया जाता है, और इसके अलावा उसे कुछ अन्य सुविधाएं, जैसे उसको निजी हवाई जहाज और निजी छोटे समुद्री जहाज की सुविधाएं उसे दी जाती हैं। व्हाइट हाउस जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, व्हाइट हाउस, उसके लिए बजट में अलग खर्च की व्यवस्था की गई। उन्मुक्तियां के संबंध में ये कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के कार्यपालिका प्रधानों की भांति ही कुछ उन्मुक्तियां मिली हुई है। यद्यपि ये संविधान में इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। जैसे कहा गया है, जैसे उसे जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, परमादेश नहीं लाया जा सकता है, उसे न्यायालय में वादी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। महाभियोग के समय सीनेट में उसे जरूर बुलाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति चाहे तो अपनी स्वेच्छा से जो है न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकता है, लेकिन वह अपनी स्वेच्छा से। लेकिन राष्ट्रपति को जो उन्मुक्तियां मिली हुई हैं, इनकी भी अपनी सीमाएं हैं। ये 2 उदाहरणों से वहाँ पर स्पष्ट हो चुका है। पहला तो है वाटरगेट कांड जो अमेरिका में हुआ, उसके संबंध में राष्ट्रपति निक्सन का उदाहरण है। और इसके बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन का जो विवाद आया था, जिसमें उनके ऊपर मोनिका लेविंस्की के साथ अनैतिक संबंधों के संबंध में वहाँ पर महाभियोग लाने की शुरुआत शुरू की गई थी। तो इस संबंध में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पद की सीमाएं हैं। यहाँ पर ये जो उन्मुक्तियाँ हैं उनकी भी सीमाएं हैं। अगला है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखिए, संविधान की धारा 2 की उपधारा 1 में जो है ये लिखा गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष का होगा और उसके पुनर्निर्वाचन के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा।
लेकिन अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ने के बाद तीसरी बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया और उसके बाद अमेरिका में ये परंपरा बन गई कि कोई भी राष्ट्रपति जो है 2 बार के बाद तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कई जैसे एंड्रयू जॉनसन, जेफरसन जैसे जो राष्ट्रपति थे वो तीसरी बार भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन और उनके जीतने की भी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने चुनाव परंपरा का अनुसरण करते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो थियोडोर रूजवेल्ट हुए अमेरिका में, थियोडोर रूजवेल्ट, उन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ने का प्रयास किया, उस परंपरा को तोड़ा, तीसरी बार चुनाव लड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो विजयी नहीं हुए। इसके बाद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1944 में अमेरिका के चौथी बार चुनाव लड़े और विजयी हुए, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1945 में ही उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो है वहाँ पर अमेरिका में 22वां संविधान संशोधन लाया गया और जिसके बाद ये तय कर दिया गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार ही अपने पद पर कार्य करेगा, या उसका कार्यकाल जो है 4 वर्ष करके 2 बार वो अपने पद पर जो है कार्य कर सकता है, या 2 कार्यकाल वो पूरे कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें ये भी व्यवस्था की गई कि यदि किसी कारण अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है और उसकी जगह उपराष्ट्रपति जो है वो कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 10 वर्ष तक कार्य कर सकता है। ये संशोधन वहाँ पर किया गया। इसके बाद है उत्तराधिकार के संबंध में, वहाँ पर अमेरिका की जो है उत्तराधिकार के संबंध में वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई। देखिए यहाँ पर भी संविधान की धारा 2 की उपधारा 1 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो है 1886 में संसद के एक अधिनियम कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया और उसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद जो है राष्ट्रपति का पद राज्य सचिव ग्रहण करेगा। राज्य सचिव भी नहीं है तो वहाँ पर उसका पद जो है वित्त सचिव ग्रहण करेगा। वित्त सचिव भी नहीं है तो युद्ध सचिव जो है वो उसका पद ग्रहण करेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि 1947 में वहाँ पर पुनः कांग्रेस के द्वारा उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया और जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारण खाली होता है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति काम करेगा। उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं है तो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के बाद वहाँ पर सीनेट का अध्यक्ष जो है वो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, उसके बाद सीनेट का अध्यक्ष जो है उस पद को ग्रहण करेगा और उसके बाद जो है राज्य सचिव, वित्त सचिव और युद्ध सचिव जो है वो क्रमशः पद को धारण करेंगे। अब आता है कि स्थिति आती है कि जब राष्ट्रपति पद खाली होता है और उसके बाद उपराष्ट्रपति उस पद पर कार्य करने लगता है तो उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है। अमेरिका में ऐसा 16 बार से अधिक बार वहाँ पर ऐसा हुआ कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है ये व्यवस्था की गई 25वें संविधान संशोधन 1968 के द्वारा वहाँ पर ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण करेगा और इसके बाद राष्ट्रपति पदधारी द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी का नाम दर्ज किया, किसी व्यक्ति का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम दर्ज किया जाएगा। कांग्रेस के दोनों सदन के द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी और इस प्रकार जो है वह व्यक्ति अपना पद
ग्रहण करेगा। जैसा कि 1974 में इसी संविधान संशोधन के आधार पर जो है राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा त्यागपत्र देने पर जो है वहाँ पर जेराल्ड फोर्ड ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया और जो है वहाँ पर रॉकफेलर जो है वो राष्ट्रपति बने। अगला है वहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 के अनुसार वहाँ पर ये कहा गया कि देशद्रोह के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर और किसी भी अन्य किसी घोर अपराध और कदाचार के आधार पर अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग इन आधारों पर महाभियोग का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा का कोई एक सदस्य या कुछ सदस्य ला सकते हैं। उस प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा की जो न्यायिक समिति है या जो जांच समिति है उसके पास जांच के लिए भेज दिया जाता है। जांच समिति अपनी सिफारिशों के साथ उस प्रतिवेदन को वापस प्रतिनिधि सभा के पास भेजती है। प्रतिनिधि सभा यदि आवश्यक समझती है तो एक प्रस्ताव तैयार करती है जिसमें कि आरोपों का, जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए हैं उनका उल्लेख होता है और उस प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा अपने बहुमत से पारित करती है और उसके बाद उसकी एक प्रति को सीनेट के पास भेज दिया जाता है, सीनेट के सूचनार्थ भेज दिया जाता है और उसके बाद इस प्रस्ताव पर जो है सीनेट विचार करती है। एक निश्चित तिथि को सीनेट इन प्रस्तावों पर विचार के लिए न्यायालय के रूप में बैठती है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस बैठक की अध्यक्षता करता है और प्रतिनिधि सभा के द्वारा जो है एक प्रतिनिधि को सीनेट में प्रस्ताव लेकर भेजा जाता है जिसमें कि उन आरोपों का उल्लेख होता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है अपने बचाव के लिए सीनेट में स्वयं भी उपस्थित हो सकता है, अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकता है, अपने वकील को भी अपने बचाव के लिए वहाँ पर जो उसे कहना है वो अपने बचाव में कहने के लिए भेज सकता है। उसके बाद जो है सीनेट जो है पूरे मामले की छानबीन करती है और उसके पश्चात जो है यदि सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को पदच्युत कर दिया जाता है। अब तक अमेरिका के इतिहास में 1867 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन सीनेट में इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए बहुमत प्राप्त करने में एक मत की कमी रही और उनको वो महाभियोग का प्रस्ताव एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ नहीं लाया गया। इसके बाद जो है 1974 में राष्ट्रपति निक्सन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव पारित होने से पूर्व भी उन्होंने 6 अगस्त 1974 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया गया। इसके बाद 98-99 में ये स्थिति बनी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ भी जो है महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी की गई, लेकिन उनके द्वारा माफ़ी मांग ली जाने के बाद जो है वो बात वही समाप्त हो गया। इस प्रकार से अब तक अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर हटाया नहीं गया।